हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था व्हाट इज हेपेटाइटिस, सॉरी, एचआईवी। एचआईवी क्या है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एचआईवी का रेप्लिकेशन, एचआईवी की साइकिल, फेजेस, pathophysiology, risk factors. Now we are going to see the clinical features, diagnostic evaluation, management, prevention, and complications of the HIV AIDS. Okay. तो पिछली बार की तरह मैंने आपको स्टेजेस एचआईवी की बता दी थी कि इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स: एक्यूट स्टेज, क्रोनिक स्टेज जिसको हम लेटेंट स्टेज भी बोलते हैं, एंड द लास्ट एंड द डेंजरस वन, एड्स। ठीक है। तो एक्यूट स्टेज में मैंने आपको बता दिया था कि 1 ईयर के आसपास तक ये चलती है स्टेज, 1 ईयर से कम भी चलती है, ज्यादा भी चलती है, मतलब वैरी करता है। ओके। तो एक्यूट स्टेज, क्रोनिक स्टेज और एड्स के बेसिस पे ही इनके साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। अगर एक्यूट स्टेज होगी तो उसी हिसाब के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्रोनिक होगी तो आएंगे कि नहीं आएंगे, एड्स होगी तो उतने ही सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी बेसिस ऑफ दी स्टेजेस। ठीक है। तो पहले साइन एंड सिम्टम्स हम एक्यूट स्टेज के देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्यूट स्टेज में हमारा जो एचआईवी का कंसंट्रेशन है, वायरस का कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज होगा क्योंकि वायरस हमारे अंदर एंटर कर चुका है। इसके साथ साथ जो हमारी एंटीबॉडीज होंगी वो भी इंक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि कोई फॉरेन बॉडी आया है तो मारना चाहिए, तो वो भी इंक्रीज होंगी। इसके साथ साथ जो हमारी टी हेल्पर सेल्स होंगे, कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जो वायरस है उसने हेल्पर सेल्स को ही अपनी टारगेट बना रखा हुआ है। तो हेल्पर सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एचआईवी वायरस इंक्रीज हो जाएगा। और हेल्पर सेल्स के अलावा अदर जो हमारे एंटीबॉडीज होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो एक्यूट स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग फेज है। तो स्टार्टिंग, जब भी किसी इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है तो आपको इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आता है। ठीक है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फीवर क्यों आएगा? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगी जिससे कि वो वायरस को मार सके। मतलब हमारी बॉडी को लगेगा कि अगर मैं हीट प्रोड्यूस करूं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर सकता है। तो इसी वजह से हमें फीवर आएगा। रैशेस पड़ जाएंगे स्किन के ऊपर। रैशेस इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देख लो, इस पहले तो आप देख लो किस तरह के रैशेस पड़ रहे हैं। इस तरह के रैशेस पड़ जाएंगे, स्किन के जस्ट नीचे रैशेस पड़ेंगे। रैशेस इसलिए पड़ेंगे क्योंकि वायरल लोड इंक्रीज हो रहा है, वायरस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसका जो कह सकते हैं एंटीबॉडीज जो उसको मारने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज और वायरस का जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बॉडी रिस्पॉन्स करेगी एज अ रैशेस, रैशेस दिखने लगेंगे। ठीक है। तो बहुत कम झगड़ा हो रहा है इसलिए कम रैशेस मिल रहे हैं। फिर आ जाते हैं, लिम्फ नोड स्वेलो कर जाएगा। ठीक है, स्वॉलो कर जाएगा। लिम्फ नोड आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। यहाँ पे देख लो, इस तरह के ग्रीन लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में होते हैं और इन्हीं लिम्फ नोड के अंदर हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं। कौन से हेल्पर सेल्स? टी हेल्पर सेल्स। तो जब टी हेल्पर सेल्स इनके अंदर होते हैं और वायरस भी इनके अंदर जा करके मारेगा टी हेल्पर सेल्स को और उनको यूटिलाइज करेगा अपने फायदे के लिए, तो हमारे जो लिम्फ नोड हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा अदर सिम्टम्स देख लो। फीवर मैं आपको बता चुकी हूँ, फीवर की वजह से चिल्स आएगा, ठंड लगेगी, हेडेक होगा। नाइट स्वेट क्यों होगा? नाइट स्वेट इसलिए होगा क्योंकि देखिए इतनी जल्दी तो पता नहीं चल जाता है कि एचआईवी हुआ है। आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो वो अब आपको मे बी नॉर्मल मेडिसिन दे दे, पैरासिटामोल वगैरह दे दे। ठीक है। तो रात में जब जब आप मेडिसिन ले लोगे और रात में जब अपने बेड पे लेटोगे तो बेड पे लेटने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, और वहां पैरासिटामोल जो है अपना असर दिखा रही होगी। तो बॉडी में स्वेटिंग आ जाएगी फीवर को रिड्यूस करने के लिए, हीट को रिड्यूस करने के लिए हमें स्वेटिंग आती है, राइट। जब आपका फीवर कम होता है तो आपको स्वेटिंग के थ्रू जो है आपका हीट बाहर निकल जाती है। तो जब आप रात में बेड पे लेटोगे तो और हीट प्रोड्यूस होगी, उसी हिसाब से ज्यादा स्वेटिंग आएगी जल्दी उस हीट को रिड्यूस करने के लिए।
आप ये समझ लो जितना तेज आपको फीवर होगा उतना ही ज्यादा आपको स्वेटिंग आएगी, उतना ही ज्यादा बॉडी बाहर निकालेगी स्वेटिंग के थ्रू हीट को। तो रात में जब आप बेड पे लेटोगे तो आपकी बॉडी और गर्म हो जाएगी, तो और ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो नाइट स्वेट होगा। इसके अलावा सोर थ्रोट होगा, क्योंकि जो लिम्फ नोड है वो आपके गले के पास जो लिम्फ नोड है वहां पर बहुत सारे WBC काउंट बढ़ जाएंगे और टी सेल्स बढ़ जाएंगे, टी हेल्पर सेल्स होंगे, और टी हेल्पर सेल्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे वायरस का प्रेजेंस भी ज्यादा होगा। तो जहां पे टी हेल्पर सेल्स और वायरस के प्रेजेंस ज्यादा होंगे वहां पे स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिम्फ नोड स्वेलो हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपके थ्रोट में प्रॉब्लम्स आएगी और आपको सोर थ्रोट हो जाएगा, खराश खराश सी लगेगी और खाने में प्रॉब्लम, पीने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देन मसल एक्ट एंड पेन्स नहीं है, ये फेंट्स है। ठीक है, तो मसल एक्ट इसलिए होगा कि मसल वीकनेस हो जाएगी। मसल वीकनेस इसलिए हो जाएगी, देखो को रिलेटेड है सब कुछ। माउथ में अल्सर हुए जिसकी वजह से ये पर्सन खा नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है तो उसको फैटिक और वीकनेस हो रहा है, फैटिक और वीकनेस हो रहा है तो उसके मसल पेन और जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। ठीक है, स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं लिम्फ नोड की वजह से। समझ गए, सारे सिम्टम्स को रिलेटेड है। फीवर होगा जिसकी वजह से चिल्स और हेडेक आएगा, फीवर के लिए हम दवा लेंगे, मेडिसिन लेंगे जिसकी वजह से नाइट स्वेट आएगा। लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी जिसकी वजह से सोर थ्रोट आ जाएगा। मुंह में अल्सर्स हो जाएंगे जिसकी वजह से वो खा नहीं पाएगी या खा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसको फैटिक और वीकनेस होगा, और बाद में फैटिक और वीकनेस इतना बढ़ जाएगा कि मसल वीकनेस होने लगेगा जिसकी वजह से मसल पेन और जॉइंट्स पेन होने लगेंगे। ठीक है, ये थे आपके एक्यूट के साइन एंड सिम्टम्स। चलिए क्रोनिक के साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। फिलहाल क्रोनिक में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आते हैं। उसका रीजन ये है कि इस टाइम पे जो एंटीबॉडीज हैं, जो आप इसका लेवल क्रोनिक स्टेज में देख रहे होगे कि बराबर से चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही हैं। ठीक, इंक्रीज पॉइंट पे हैं एकदम ये। ठीक, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो जितना भी वायरस बन रहा था उनको किल करती चली गई, किल कर रही है, कर रही है, कर रही है। ठीक है, तो इतना ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वायरस बना और एंटीबॉडी ने उसे मार दिया, वायरस बना, एंटीबॉडी ने उसे मार दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके अंदर साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे और लेट साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। फिर क्या हुआ, वो मार तो रही है लेकिन वायरस आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि वायरस अपने आप के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज उसे पहचान नहीं पाएंगे, लेट पहचान पाएंगे और लेट किल करने लगेंगे, और जिसकी वजह से वायरस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब तक क्रोनिक स्टेज चलती है, जब तक आपको ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, असिम्प्टोमेटिक रहता है। कभी कदार नॉर्मल फीवर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, कभी कदार हल्के फुल्के सिम्टम्स, अल्सर्स आ गए, फीवर आ गया, ठीक है, हेडेक हो गया, ये हल्के फुल्के सिम्टम्स आते रहते हैं। एंड जब ये स्टेज बहुत पीक लेवल पे पहुंच जाती है, एड्स के लेवल पे पहुंच जाती है, तब आपको सबसे सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, क्रोनिक स्टेज में साइन एंड सिम्टम्स और इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि जो टी हेल्पर सेल्स है, दे आर नॉट एबल टू सेंड मैसेज टू द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को मैसेज सेंड नहीं कर पा रही है, तो एंटीबॉडीज और मतलब अच्छी तरह से बहुत तेजी से हमारे वायरस को किल नहीं कर पा रही हैं। तो कभी कदार ऐसा भी होता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी का बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एंटीबॉडीज और एंटीजन की बहुत ज्यादा लड़ाई जब हो जाती है, तो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स में इंजरी हो जाती है, और इंजरी की वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंटीबॉडीज हमारे एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है और बहुत तेज मार नहीं पा रही है। जब वो उसको मार नहीं पा रही है तो हमारे नॉर्मल सेल्स डैमेज नहीं हो रहे और हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन है। अब आपको देख लेते हैं कि एड्स में क्या क्या रीजन आ रहे हैं। तो लेट स्टेज, मतलब एड्स को हम लेट स्टेज भी बोलते हैं, इसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मिल जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो होते हैं एरे गैरे इन्फेक्शंस, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। मान लीजिए हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रहते हैं, हम बहुत सारा जंक फूड और बहुत सारा ऐसा नुक्कड़ का खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मतलब इतनी कैपेबल होती है कि हमें बीमार नहीं होने देती है। यहाँ पे एचआईवी वायरस की वजह से, एचआईवी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी एकदम लो हो गई है। तो लो इम्यूनिटी की वजह से हर अरे गहरे गधे इन्फेक्शन आकर के हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। दे ऑल आर नोन एज अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, समझ के अब आ जाते हैं कौन कौन से अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस या सिम्टम्स आ रहे हैं। अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा। पहली चीज, वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि आप
खा ही नहीं पा रहे हो, आपको फीवर, अब यहाँ पे एड्स की जब कंडीशन आती है तो आपको फ्लू लाइक सारे सिम्पटम आ जाएँगे। आपको भूख नहीं लगेगी, आपके मुँह में इतने अल्सर्स हो जाएँगे कि आप कुछ खा नहीं पाओगे, इवन आपको लिक्विड डाइट लेने में भी प्रॉब्लम होगी, इतने अल्सर्स आपके माउथ में आ जाएँगे, ठीक है? जिसकी वजह से आपका कंटीन्यूअस वेट लॉस होगा। कह सकते हैं कि 10 से 15 किलो पर मंथ आप शायद लूज़ करते रहो, है ना? 10 से 15 किलो पर मंथ आप लूज़ करोगे तो क्या होगा आपका? आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे इस पर्सन की है। पहले ये ऐसे था एड्स के बाद, जब एड्स वाले सिम्पटम्स आए तो इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। इसके बाद आ जाता है क्रोनिक डायरिया। बहुत ज़्यादा फॉर्म में आपको डायरिया होगा, है ना? बहुत ज़्यादा फॉर्म में आपको लूज़ स्टूल हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके जो अंदर की इंटेस्टाइन है, वो एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं कर पाएगी आपके वाटर का, ठीक है? तो जब आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, वो वाटर को सोख लेती है और बॉडी में पहुँचा देती है, ठीक है? तो तब क्या होता है कि आपका स्टूल जो है वो टाइट हो जाता है और बाहर निकलता है, तो नॉर्मल स्टूल बाहर निकलता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर पा रही है क्योंकि आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन फेल मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं, फंक्शन डिक्रीज़ कर रहे हैं। इस वजह से वो वाटर को सोख ही नहीं पाएगी, ले ही नहीं पाएगी और स्टूल में जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टूल तो आपको डायरिया की तरह ही निकलेगा, है ना? लूज़ स्टूल निकलेगा, तो इसलिए एक्सेसिव डायरिया आपको हो जाएगा। डायरिया की वजह से आप और वीक होते रहोगे, है ना? स्किन रैश होंगे क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अब बहुत तेज़ी से बढ़ गया है यहाँ पे। तो पहले जो अल्सर्स छोटे-छोटे थे, अब वो इस तरह के आपकी बॉडी में अल्सर्स निकलेंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितना ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा स्किन को इंजरी होगी। ठीक है? स्पेशली ऑन द फेस, जेनिटल ऑर्गन एंड एनस। इसके अलावा स्वेटिंग, मैंने आपको बताया था कि नाइट स्वेट हो रही थी, अब यहाँ पे जो नाइट स्वेट थी वो डबल हो जाएगी क्योंकि फीवर आपको डबल आ रहा है। अनयूजुअल टेंडरनेस, कहीं टाइटनेस, टेंडरनेस आपको दिखेगा, मसल ऐकिंग होगी, मसल पेन होगा क्योंकि आपकी पूरी बॉडी क्या हो रही है, डिसफंक्शनल हो रही है। आपकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस नहीं चल पा रहे हैं। नौसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आपको एनोरेक्सिया फील होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो आप खा ही नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़, आपके अंदर जितना भी इन्फेक्शन बढ़ता है, उतना ही ब्रेन उस इन्फेक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगता है और आपकी भूख, प्यास और आपकी जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके अंदर लाइक डिक्रीज़नेस होने लगती है और उनका जो है फ़ोकस जो है ब्रेन का उसकी तरफ डिक्रीज़ होने लगता है। तो वो आपको एनोरेक्सिया इसलिए होगा क्योंकि ब्रेन आपके भूख के उस पे ध्यान नहीं दे पाएगा और वो इन्फेक्शन को किल करने के लिए ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है? तो एनोरेक्सिया होगा प्लस आप खा भी नहीं पा रहे हो अल्सर्स की वजह से। नौसिया फ़ील होगा क्यों? क्योंकि अंदर डाइजेशन नहीं चल पाएगा अच्छा क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। स्वॉलो लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स और नेक के आसपास जो भी लिम्फ नोड्स आपके नेक के आसपास होते हैं, ठीक है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, हेल्प करती है एंटीबॉडीज निकालने में, ठीक है? तो थाइमस ग्लैंड आपके नेक के पास होती है, तो जो वायरस है वो आपके एंटीबॉडीज पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा होगा। जहाँ-जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ग्रुप में हो रहा होगा, वहाँ-वहाँ आपको स्वेलिंग मिल जाएगी। क्योंकि झगड़ा हो रहा है तो आसपास की चीजें स्वेल हो जाएंगी। इसके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आपका आ जाता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, आपको टीबी हो जाएगा क्योंकि आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और आपके लंग्स काम नहीं करेंगे। कैंडिडाइटिस हो जाएगा, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें ये देखो, ये इस टाइप के जो फंगल होते हैं वो आपके आस-पास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपकी स्किन पे भी मिलते हैं, आपके अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी ठीक होती है, स्ट्रॉन्ग हो ना हो, ठीक भी होती है, तो ये फंगस आपको हार्म नहीं कर पाते हैं। बट अब ये छोटे-मोटे फंगस जो है, ये भी आपकी बॉडी को हार्म कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है, ठीक? तो आप समझ लो कि छोटे-छोटे फंगस भी आपको हार्म पहुँचा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये आपके माउथ में अल्सर्स पैदा कर देंगे, आपकी स्किन पे अल्सर्स पैदा कर देंगे, ये इन फंगस का काम होगा। आपके जेनिटल ऑर्गन में, आपके फेस पे अल्सर्स हो जाएँगे, तो ये इन फंगस की वजह से होगा। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। रिकरेंट इन्फेक्शन मतलब बार-बार इन्फेक्शन हो जाना। आप थोड़े से भी गंदे वॉशरूम में चले गए, आपको इन्फेक्शन हो गया। आपको सामने किसी ने स्नीज़ कर दिया, आपको इन्फेक्शन हो गया।
किसी को कोल्ड था और वो आपके सामने कफिंग कर दिया, आपको इन्फेक्शन हो गया। इस तरह के छोटे छोटे और रिकरेंट इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो निमोनिया भी हो सकता है, आपको आराम से हो जाएगा, क्योंकि लंग्स के जो एल्वोलाइज हैं जिनका काम क्या है कि CO2 को बाहर निकालना और O2 को ब्लड में पहुंचाना, ये इनके एल्वोलाइज के काम होते हैं जो कि आपके लंग्स में होते हैं, ये ब्लॉक होने लगेंगे। तो जब ये ब्लॉक होने लगेंगे तो आपको निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका रेड माउथ हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे अल्सर्स ये बाद में बड़े हो जाएंगे। इस इस तरह का आपका कुछ आपको लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग, चाहे वो अंडर आर्म हो, चाहे वो नेक के पास हो, चाहे वो जेनाइटल ऑर्गन के पास हो, इस तरह का आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन हम सबसे पहले करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको वो सारी चीजें पूछनी हैं जिससे पेशेंट को रिस्क था। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, ड्रग अब्यूज, या तो वो मेडिकल हेल्थ वर्कर होगा और हो सकता है कि उसको निडल प्रिक इंजरी हो गई हो, या तो मे बी उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया होगा, लाइक कराया होगा, तो हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो वायरस था वो इन्फेक्टेड पर्सन से उस पर्सन में चला गया हो। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में एज ऑलवेज वाइटल साइन से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फीवर मिलेगा, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा तो पल्स रेट भी इंक्रीज मिलेगी। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे अगर निमोनिया है तो, या ट्यूबरक्लोसिस है तो इसके अलावा रैपिड ब्रीदिंग मिल सकती है आपको, गैस्पिंग मिल सकती है, प्लस आपको वीजिंग साउंड, जो सांस लेने से जब आपके अंदर कफ होता है तो ब्रीथ करने से एक अलग तरह की साउंड निकलती है ना, वीजिंग साउंड, वो निकल सकती है, वो मिल सकती है आपको। तो उससे मे भी आपको पता चल जाएगा कि निमोनिया या TB के साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हेड टू टो एग्जामिनेशन कर लोगे, जिसमें आपको फेसेस पे रैशेस मिलेंगे। माउथ के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अल्सर्स मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा अल्सर्स मिलेंगे। नेक पे अगर आप देखोगे तो आपको लिम्फ नोड स्वेलिंग मिलेगी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है साइन एंड सिम्टम्स में, तो कैसे दिखती है लिम्फ नोड स्वेलिंग और क्यों होती है। इसके अलावा आप उनसे पूछोगे कि उनको नाइट स्वेट तो नहीं होता है मेडिसिन लेने के बाद, मसल पेन या जॉइंट पेन, मसल वीकनेस तो नहीं है उनको, भूख लगती है कि नहीं लगती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, पता चला कि ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही हो, नोजिया तो नहीं फील होता है या वॉमिटिंग तो नहीं फील होती है। फिर आप उनसे पूछोगे कि उनका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब आप नीचे जेनाइटल ऑर्गन एग्जामिनेशन करोगे तो वहां पे आपको अल्सरेशंस मिल जाएंगे, मे बी वजाइना में, मे बी एनस के आसपास अल्सरेशंस मिल सकते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन। सोर थ्रोट के लिए आप उनसे पूछ लोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके गले में खराश है या उनके गले में पेन हो रहा है, वो कुछ खा रहे हैं तो उनको दर्द कर रहा है। चिल्स या कह सकते हैं कि जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, तो आप उनसे पूछ ही चुके हो। ये सारी चीजें आप फिजिकल एग्जामिनेशन में पूछ लोगे। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि किसी पर्सन को HIV एड्स है, मे बी उसको वायरल हुआ हो, मे बी उसको कोई और इन्फेक्शन हुआ हो। तो इसके लिए जो मेन टेस्ट है वो है हमारे एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से। तो एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्बेंट एस्से एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, और ये आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या नहीं है ये पता करने में हेल्प करता है। तो एलाइजा अगर पॉजिटिव निकल आया तो इसके बाद आपको एक और टेस्ट करना है एलाइजा के टेस्ट को फाइनल करने के लिए, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एक्चुअली ये बॉट नहीं होगा, ब्लॉट होगा, यहाँ पे आप L यूज कर लेना, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, तो ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी हम कह सकते हैं कि ब्लड टेस्ट के थ्रू ही करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि 99% रिजल्ट ये करेक्ट देता है, और ये हम तभी करते हैं जब एलाइजा का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ब्लड के अंदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं। मतलब जब एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो इन्फेक्शन को एनालाइज करने के लिए आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हो, जिसमें आपको पता चलता है कि यस एंटीबॉडीज आर देयर इन द ब्लड। ओके, नेक्स्ट है आपका वायरल लोड टेस्ट।
वायरल लोड टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है। ये भी हम स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वायरस की क्वांटिटी कितनी है आपके ब्लड के अंदर। लाइक वायरल लोड कितना है, ये पता करने के लिए हम करते हैं। कितना वायरस आपके ब्लड के अंदर और आपके बॉडी के अंदर फैल चुका है और कौन सी स्टेज, इसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अब आपकी कौन सी स्टेज चल रही है। ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दी स्पेसिफिक वन, जो कि आपका हर टेस्ट को या हर आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को कंप्लीट करता है और फाइनल करता है एड्स की प्रेजेंट या एब्सेंट को। ठीक है, दैट इज CD4/CD8 रेशियो काउंट टेस्ट। तो CD4 by CD8, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि CD4 CD8 क्या है। CD4 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CD4 एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपके हेल्पर टी सेल्स के ऊपर था। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारे टी हेल्पर सेल्स के ऊपर मिलता है और इसी से जो हमारा HIV वायरस है वो आकर के अटैच होता है और अपने RNA को अंदर भेज देता है। मतलब CD4 सेल्स को कवर कर लेता है और अंदर भेज देता है। तो CD4 सेल्स कितना अफेक्टेड है और कितना वीक हो चुका है, ये इस टेस्ट में पता चलेगा। अब ये CD8 टेस्ट क्या है? ये भी एक प्रोटीन सेल होता है जो कि हमारे कौन से सेल्स के ऊपर होता है? साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर होता है। आपको याद होगा ये सेल्स कौन है? ये हमारे किलर सेल्स हैं। है ना, हमारे पास दो सेल्स थे, एक हेल्पर सेल्स और एक किलर सेल्स। हेल्पर सेल्स सेंसेशन बताते थे, इंफॉर्मेशन देते थे किलर सेल्स को, और किलर सेल्स उन एंटीजेंस को मार देते थे। ठीक है, तो जब CD4 सेल्स कवर हो जाएंगे तो CD8 सेल्स को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। CD8 सेल्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन एंटीजन की नहीं मिलेगी तो वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा और एट लास्ट क्या होगा कि वायरस हमारा CD8 सेल्स को भी मार देगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो हमें पता करना है और ये रेशियो हम ब्लड टेस्ट से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि अगर हमारा CD4/CD8 रेशियो 1 से मतलब 1 होगा, लाइक CD4 CD8 रेशियो अगर 1 होगा तो इसका मतलब पेशेंट को HIV एड्स नहीं है। ठीक है, अगर 1 से लेस आ गया रेशियो तो इसका मतलब पेशेंट HIV एड्स से पॉजिटिव है। समझ गए? तो CD4 CD8 रेशियो इज अ फाइनल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कि आपके एड्स को फाइनल कर देता है, क्योंकि एड्स का वायरस ही ऐसा है जो इन दो सेल्स को डायरेक्ट इंजरी करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट, उसके साथ साथ प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑल्सो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।